कहानी के स्टार्ट में हमें एक स्कूल गर्ल दिखाई जाती है जिसका नाम ओरिन है। ओरिन अपने स्कूल के हॉल में भागती हुई जा रही थी। ओरिन आज बहुत खुश थी। एक्चुअली आज अपने बॉयफ्रेंड को अपनी फीलिंग्स के लिए कन्फेस करने वाली थी। अब ये भागते हुए उसकी फोटो लैब के बाहर आ जाती है। ये खुश होने के साथ साथ काफी नर्वस भी लग रही थी, इसलिए खुद को काम डाउन करती है। जब ये अंदर आती है तो इसे दिखाई देता है कि दीवारों पर बलून लगे हैं, हैप्पी बर्थडे का टैग लटका हुआ है और टेबल पे एक केक भी मिलता है। एक्चुअली आज इसकी बर्थडे थी और जिस लड़के को ये फीलिंग कन्फेस करने वाली थी उसका नाम जीसू था। जीसू को इसका बर्थडे अच्छे से याद था। ये जीसू को आवाजें देती है लेकिन वो इसे कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। खुश होते हुए जैसे ही ये पर्दे को हटाती है इसका हंसता हुआ चेहरा खौफ में तब्दील हो जाता है। एक्चुअली इसके सामने जीसू की डेड बॉडी पड़ी थी। जीसू ने सुसाइड कर लिया था और ये देखकर ओरिन को यकीन ही नहीं होता और इसे इस हालत में देखकर ये रोने लग जाती है। अब सीन सीधा 10 साल के बाद शिफ्ट होता है। यहाँ ओरिन एक एरिया में डॉगी को ढूंढते हुए घूम रही थी। एक्चुअली एनिमल रेस्क्यू टीम में काम कर रही थी और इनको वो डॉग एक सड़क पर बैठा दिखाई देता है। तभी एक तरफ से गाड़ी आ जाती है और इस डॉग को बचाने के लिए खुद की जान खतरे में डाल देती है। गाड़ी वाला बहुत मुश्किल से इसके क्लोज आकर गाड़ी को रोकता है। इसके बाद इनकी टीम एक और एनिमल को रेस्क्यू करने के लिए ओरिन के स्कूल पहुंच जाती है और इनके टीममेट को ये बात पता थी। ये से पूछता है कि क्या तुम्हें अपना स्कूल देख कभी कोई मेमोरीज नहीं आती जैसा कि तुम्हारा पहला प्यार। इस पर ओरिन इसकी बातों को टाल देती है, इसे सीधा जवाब नहीं देती। इसके बाद ओरिन उस एनिमल को ढूंढते हुए अपने कैंटीन एरिया के पास आती है। यहाँ आते ही इस जगह को देखकर इसे फ्लैशबैक आता है। यहाँ स्कूल टाइम में अक्सर ये जीसू के साथ लड़ती रहती थी कि मुझे तुम्हारे कैमरे से एक फोटो क्लिक करनी है और जीसू इसे मना करता रहता था। एक्चुअली जीसू थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड और कोल्ड लड़का था, इसे अपनी फीलिंग्स को जल्दी एक्सप्रेस नहीं करना आता था। अभी ये दोनों बहस कर ही रहे होते हैं कि ओरिन का पाँव अटक जाता है और ये पीछे की तरफ गिरने लगती है। जीसू फौरन इसे पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और ये जीसू के काफी क्लोज आ जाती है। यहाँ दोनों की नजरें मिलती हैं और इनकी हार्ट बीट काफी तेज हो जाती है। तभी इनके फ्रेंड बोलना शुरू कर देते हैं कि हमारी भूख से जान निकलती जा रही है और तुम दोनों को अपने फ्लर्ट की पड़ी है। ये सब याद आने पर ओरिन थोड़ा सा सैड हो जाती है। इसके बाद ये स्कूल के हॉल में आती है तो यहाँ इसे वो डॉग मिल जाता है। ये जैसे ही उसे पकड़ने के लिए भागने लगती है तो इसे जीसू की आवाज आती है। जीसू इसे अपने साथ स्टूडियो में चलने का कहता है। इस पर ओरिन सीधा स्टूडियो आ जाती है। स्टूडियो आते ही सामने टेबल को देखते ही इसे अपना फ्लैशबैक आता है। पास्ट में ओरिन जीसू से कैमरे को हैंडल करना सीखती थी। ये इसे बताता है कि ये तुम पे ही डिपेंड करेगा कि तुम एक रील में कितनी पिक्स को क्लिक करोगी। तो ये कहती है कि मैं तो 24 पिक्चर ही पिक करना चाहूंगी। इस पर ये इसे रील एडजस्ट करके बताता है कि इस तरह से तुम 25 पिक्चर को क्लिक कर सकोगी। ये सुनकर ओरिन काफी शौक होती है। फिर ये इसे बताता है कि मुझे अपना होमवर्क करना है तो क्या तुम मेरी हेल्प करोगी। इस पर ये कहती है कि मेरे पास तो टाइम नहीं, तुम ऐसा करो चाहिए उनसे बोल दो, वो हमारे ग्रुप में सबसे अच्छा लड़का है। जीसू कहता है वो भी हमारी ही तरह का नॉर्मल लड़का है। इस पर ओरिन इसे कहती है कि शायद तुम्हें पता नहीं लेकिन वो तुमसे भी ज्यादा अच्छा है। ये सुनते ही जीसू इसके चेहरे की तरफ देखने लग जाता है। ओरिन के मुँह से यूनसुंग का नाम सुनते ही जीसू के चेहरे से इसकी जेलसी साफ झलक रही थी। ओरिन थोड़ा सा एम्बेरस हो जाती है लेकिन इसे कवर करने के लिए कहती है कि उसकी तो पर्सनैलिटी भी तुमसे ज्यादा अच्छी है, दिखने में भी वो हैंडसम है। इस पर जीसू इसे पूछता है कि फिर ये बताओ कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। तो ये कहती है कि तुम मेरे अच्छे वाले फ्रेंड हो। जीसू को ये बात सुनकर अच्छी नहीं लगती। ये इसे कहता है कि अब तुम घर चली जाओ और उन कहती है कि तुम्हारे होमवर्क में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। तो ये इसे मना कर देता है और कहता है कि फिर कभी कर लेना। ये सब याद करते करते काफी टाइम गुजर जाता है। अब शाम में ओरिन उस डॉग को कैच करती है और इसे लाकर सेफली गाड़ी में रख देती है। ये अपने टीममेट से कहती है अब तुम लोग यहीं से ऑफिस वापस चले जाओ, मेरा घर नजदीक है तो मैं यहीं से घर चली जाऊंगी। अब घर जाते हुए इसे एक शॉप दिखाई देती है जहाँ ये और जीसू अक्सर आया करते थे। फिर इसकी नजर शेल्फ पे पड़े हुए कुछ कैमरास पर जाती है। उन्हीं में से एक कैमरा जीसू का था। ये फौरन आकर शॉपकीपर से जीसू के स्टाफ के अबाउट पूछती है। ये अंकल इसे एक पेपर पर साइन करवाते हैं और जीसू का सारा स्टाफ इसे दे देते हैं। इनमें कैमरा और कुछ फोटोज भी थी। ये सारा स्टाफ लेती है और चुपचाप यहाँ से चली जाती है। यहाँ से ये सीधा नजदीक के कैफे में आती है। यहाँ इसके फ्रेंड इसका इंतजार कर रहे थे। एक्चुअली आज और इनका बर्थडे था और इसके फ्रेंड इसी को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ आए थे। ये अपने फ्रेंड्स के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करती है। ये इसके बर्थडे को विश भी करते हैं और सेलिब्रेट भी। अब इनके साथ पार्टी एंजॉय करने के बाद ये घर जाने लगती है तो चायून इसके पीछे आता है और इसे अम्ब्रेला देकर कहता है कि इसे अपने साथ रख लो, बारिश का कुछ पता नहीं। नेक्स्ट सीन में घर में आने के बाद ओरिन जीसू के स्टफ को खोल कर देखती है। इसे एक इन्वॉल्व में कुछ पिक्स मिलती हैं। ये देखकर इसे अपना स्कूल टाइम याद आने लगता है कि मुझे लगा था कि वक्त के गुजरते गुजरते मैं भी ठीक हो जाऊंगी, पर अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये इनमें से अपनी एक पिक लेती है और पास ही में पड़े बर्नर लैंप में से डाल देती है। इसके बाद ये कोरियन एनवेलप को ओपन करती है तो इसमें से जीसू का लिखा हुआ लव लेटर मिलता है। एक्चुअली इसमें जीसू ने ओरिन के लिए अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया था। ये इसे बहुत प्यार करता है। ये दोनों पिछले 10 साल से एक दूसरे के फ्रेंड थे लेकिन अचानक जीसू के सुसाइड करने के बाद
सब कुछ बिखर सा गया था और ये सब कुछ रीड करके रोने लग जाती है। लैंप में पड़ी पिक भी जल रही थी। जैसे इस पिक का टाइम और डेट बर्न होते हैं तो ओरिन की आंख 10 साल पास में खुलती है, जहाँ ये एक स्कूल बस में बैठी स्कूल जा रही थी। पहले तो ओरिन ये देखकर शॉक होती है, लेकिन फिर इसे लगता है कि ये सब कुछ एक ड्रीम है और ये इसे एंजॉय करने के लिए भागते हुए जीसू के स्टूडियो की तरफ जा रही थी कि तभी रास्ते में सीढ़ियों पर पांव स्लिप हो जाता है और इसकी नी पर काफी बुरी तरह से चोट आती है, लेकिन ये इग्नोर करती है और सीधा जीसू के स्टूडियो आ जाती है। स्टूडियो में सब कुछ पहले जैसा देखकर और इनको अभी भी यकीन नहीं होता। ये जैसे ही पलटती है तो इसके सामने जीसू आ जाता है। जीसू को एक बार फिर से अपने सामने देखने पर ये भागते हुए आकर इसे हक कर लेती है और कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। ये इसे पूछता है कि तुम इतनी सैड क्यों हो। तभी यहाँ पर इनके क्लास के फ्रेंड आ जाते हैं और इन्हें साथ में देखते ही खुश होते हुए कहने लग जाते हैं कि क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो। तभी चायून इसे देखकर बताता है कि तुम्हारी नीज ब्लीड कर रही है और इन कहती है कि कोई बात नहीं, वैसे भी ये एक ड्रीम ही है। इस पर जीसू इसका हाथ पकड़ता है और इसे अपने साथ दूसरे रूम में ले आता है। यहाँ आकर ये इसकी नी पर एंटीसेप्टिक अप्लाई करता है। इसे इतना खुश होता हुआ देखकर जीसू इसे पूछता है कि क्या तुम्हें दर्द नहीं हो रहा, तो ये कहती है कि ड्रीम में दर्द नहीं होता। इस पर जीसू इसे पूछता है कि कहीं आज तुम बेड से सर के बल तो नहीं गिर गई। अभी ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि यहाँ पर चायून आ जाता है। यह आकर जीसू से कहता है अगर तुमने इसकी बैंडेज कर दी हो तो मैं इसे अपने साथ क्लासरूम में लेकर जाना चाहता हूँ। इस पर जीसू जेलस होते हुए ओके कहकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जीसू अपनी क्लास में बैठा हुआ था और इससे लेसन सुनने के लिए इसका टीचर इसकी जगह पर स्टैंड करता है। ये अपने टीचर को काफी अच्छे से लेसन सुनाता है कि तभी इसके क्लास के बाकी बच्चे विंडो की तरफ देख के इशारा करने लग जाते हैं। टीचर इन्हें मना करता है कि तुम शोर क्यों करने लगे हो, लेकिन जैसे ही नजर इनकी विंडो पर जाती है तो ये देखते ही डर जाते हैं। एक्चुअली विंडो के बाहर ओरिन खड़ी थी जो यहाँ सबके सामने हैंड से हार्ट साइन बना रही थी। जीसू ये देखते ही अपना मुंह छुपा लेता है। ये सब देखकर टीचर इसे डांट कर भगा देता है। कुछ देर के बाद क्लास खत्म हो जाती है तो ओरिन सीधा अंदर आ जाती है तो इसके क्लासमेट इसे पूछते हैं कि तुम यहाँ क्यों आई हो। तो ये कहती है कि मैं तो यहाँ जब मर्जी आ सकती हूँ, कि आज तो ये मुझे दिख रहा है, कल पता नहीं इसे देख पाऊँ या नहीं। तो ये दोनों लड़के इसका मजाक बनाते हुए कहते हैं कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि ये सर के बल बहुत जोर से गिरी है। फिर जीसू ने कहता है मुझे कुछ काम है इसलिए मैं जा रहा हूँ। जीसू आकर अपनी बाईसाइकिल निकालता है तो ओरिन भी इसके पीछे ही आ जाती है। ये इसे कहती है कि तुम्हें जहाँ भी जाना है मुझे साथ लेकर जाओ। जीसू भी इसे हाँ कर देता है। इस पर ये खुशी खुशी इसके पीछे बैठ जाती है और ये दोनों साइकिल राइड को एंजॉय करते हुए अपनी जगह पर आ जाते हैं। ये वही शॉप थी जहाँ से ओरिन ने जीसू का स्टफ कलेक्ट किया था। शॉप के अंदर आते ही ओरिन बड़े शौक से इसे देखती है और कहती है कि ड्रीम और रियल में कितना सेम है। जीसू इनसे अपनी रील और पिक्चर्स मांगता है। शॉप ओनर जल्दी से इसे इसकी फोटोज निकाल कर देते हैं और इसे बताते हैं तुम्हारी रील्स उस कॉर्नर में दूसरे डेस्क में पड़ी हैं। जीसू उसे लेने के लिए वहाँ चला जाता है। शॉप ओनर ओरिन को देखकर कहता है कि वैसे रियल लाइफ में तुम्हें देखकर काफी अच्छा लगा, क्योंकि मैं तुम्हें अक्सर इन फोटोज में देखा करता था। और इन जल्दी से इन फोटोज को निकाल कर देखती है तो इसे पता चलता है कि जीसू चुपके चुपके इसकी फोटोज बनाया करता था। इस पर ये काफी खुश हो जाती है। अब अपना स्टफ बाय करने के बाद ये यहाँ से जाने लगते हैं तो शॉप ओनर ओरिन को रोक कर कहता है अगर तुम ऐसे ही केयरलेस होकर अपने पास में घूमती रही तो रियल लाइफ में तुम्हारे साथ कुछ बैड भी हो सकता है, जिसका रिग्रेट तुम्हें सारी जिंदगी रहेगा। और इन अभी के लिए तो इसकी बात को इग्नोर कर देती है और अपने ड्रीम को एंजॉय करते हुए खुशी से बाहर आ जाती है। ये अपनी पॉकेट से अपना मोबाइल निकालती है और जीसू की एक फोटो क्लिक करती है। सारा दिन इसकी वीर्ड हरकतें देखकर जीसू इसे कहता है कि मुझे तो यकीन होने लगा है तुम्हारे ब्रेन में वाकई कोई चोट है। अब ये दोनों फिर से अपनी साइकिल को राइड करते हुए वापस जाते हैं और इनको देखकर साफ पता चल रहा था कि ये अपने ड्रीम को पूरी तरह से एंजॉय कर रही है। इसी के चलते इसकी दोबारा से आंख खुल जाती है और ये जैसे ही होश में आती है तो इसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। अब नेक्स्ट डे ये अपनी जॉब के लिए अपने ड्रेस को देख रही थी कि तभी मिरर में इसकी नी पर लगी हुई चोट पर इसकी नजर जाती है। इसे याद आता है कि ड्रीम में से ये चोट लगी थी। इससे पहले कि ये इस पर कुछ गौर कर पाती कि तभी इसकी कॉल आ जाती है। इसके बाद ये जल्दी से रेडी होकर अपनी ड्यूटी वाली जगह पहुंचती है। यहाँ इसे चायून मिलता है जो आजकल रिपोर्टर का काम करता था। ये इसे मिलते ही पूछती है कि क्या तुम किसी को डेट कर रहे हो। तो ये इसे पूछता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगने लगा। ये कहती है कि वैसे तुमने काफी हैंडसमली ड्रेसिंग की है और बहुत अच्छे भी दिख रहे हो। ये इसे बताता है कि वैसे तो मैं इतना ड्रेसअप नहीं होता, लेकिन आज एक जगह पर शूटिंग है तो इसलिए थोड़ा सा ड्रेसअप होना पड़ा। चायून से बातें करते करते इसकी नजर फिर से उसी चोट पर जाती है। अपना डाउट क्लियर करने के लिए चायून से पूछती है कि क्या तुम्हें याद है कि ये चोट मुझे कब लगी थी। इस पर चायून इसे बताता है हाँ, स्कूल में जूनियर क्लास के टाइम पर तुम सीढ़ियों से भागते हुए गिरी थी और ये चोट तुम्हें वहीं पर लगी थी।
और ये सुनते ही शॉक हो जाती है और सोचती है कि मैंने तो कल रात ड्रीम देखा था, ये ड्रीम की बातें इसे क्यों याद हैं? इसे समझ ही नहीं आता कि एक्चुअली हुआ क्या है। अब ये सोचती है कि ये चोट का निशान पहले यहाँ नहीं था, लेकिन कल का ड्रीम देखने के बाद यहाँ आया। ये अचानक से अपनी सीट से उठती है और चाय उनके कहती है कि मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। इसके बाद ये जल्दी से घर आती है और ये अपने फ्रेंड को कॉल लगाती है। ये कुछ ढूंढ रही थी। ये अपने फ्रेंड से पूछती है कि क्या तुम्हें याद है कि मेरी नी पर चोट कब लगी थी। इस पर इसकी फ्रेंड को भी याद आ जाता है और ये भी इसे चायजुन के जैसा ही आंस करती है। इसके मुंह से भी ये बात सुनकर और इनको और भी झटका लगता है। ये जल्दी से अपना स्कूल के टाइम का सेल फोन निकालती है। ये इसे ओपन करके फोटो गैलरी देखती है तो इसे जीसू की क्लिक की हुई फोटो भी मिल जाती है। अब ये देखकर इसे यही समझ आता है कि ये पास्ट में ट्रेवल कर सकती है। इतना रियलाइज होते ही ये सोचने लग जाती है कि अगर मैंने पास्ट के इवेंट को चेंज कर दिया तो प्रेजेंट में ऑटोमेटिकली वो सब कुछ चेंज हो जाएगा। अब ये जल्दी से जीसू के स्टफ को देखने लग जाती है। ये उसका कैमरा देखती है तो इसे कुछ समझ नहीं आता। फिर ये उसका लव लेटर निकालती है तो इस पर भी इसे कुछ नहीं समझ आता। फिर इसे याद आता है कि ड्रीम में जाने से पहले इसने एक फोटो को बर्न किया था। अब इसे प्रैक्टिकल करने के लिए ये उन फोटोज में से एक फोटो को लेती है और फिर से लैंप बर्नर में डाल देती है। फोटो बर्न होते हुए जैसे ही डेट बर्न होती है और इन फिर से पास में आ जाती है। ये फिर से 10 साल पहले अपने स्कूल के हॉल में थी और खुद को पास में देखकर ये बहुत खुश हो जाती है। ये फौरन से जीसू को ढूंढते हुए गार्डन में आ जाती है जो यहाँ पर फोटोज क्लिक कर रहा था। ये आते ही इसे कहती है कि मैं अब तुम्हें मरने नहीं दूंगी, तुम भी मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम कभी भी सुसाइड नहीं करोगे। जीसू इसकी बातें सुनकर मुस्कुराने लग जाता है। ये इसे कहता है कि चल क्या रहा है, तुम आजकल बहुत उल्टी सीधी बातें करने लगी हो। इस पर ये से पूछती है कि क्या तुम्हें कोई टेंशन है या तुम्हारे जहन में कोई ऐसी बात चल रही है या तुम किसी लड़की से कुछ कन्फेस करना चाहते हो। अगर कोई भी बात हो तो मुझे बिला झिझक बताओ। नेक्स्ट सीन में जीसू बास्केटबॉल कोर्ट में अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत हैप्पीली बास्केटबॉल खेल रहा होता है और वहीं बेंच पर बैठी ओरिन इसे नोट कर रही होती है। जीसू का फ्रेंड ओरिन को देख लेता है। ये इसे बताता है कि ओरिन फिर से तुम्हें यहाँ पर नोट कर रही है। जीसू इसे कहता है कि वो यहाँ मुझे चीयर करनी आई होगी। इसका फ्रेंड कहता है वो आजकल बहुत वियर्ड हरकतें कर रही है। इतने में यहाँ चायून आ जाता है। ये इसे पूछती है कि तुम बास्केटबॉल क्यों नहीं खेलते, तो ये अपने मुंह में बड़बड़ाते हुए बोलता है कि अगर मुझे पता होता कि तुम यहाँ हो तो मैं भी खेलने आ जाता। अब ये चायून से भी इसके बारे में पूछती है कि क्या जीसू को आजकल कोई टेंशन चल रही है, तो ये कहता है कि वैसे कुछ खास तो नहीं, लेकिन एक दिन क्लास में किमसू नाम का लड़का आया था। जीसू ने उसकी हेल्प करने के लिए उसे पूछा तो वो उससे बदतमीजी करने लगा। उसने जीसू की इसके मुँह पर ही काफी अच्छी इंसल्ट कर दी थी। इसके अलावा तो कुछ खास नहीं है। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ जीसू और चायून अपनी क्लास में होते हैं कि तभी इनकी फीमेल फ्रेंड भी आती है। ये आते ही कहने लग जाती है कि ओरिन को आजकल हो क्या रहा है, वो बहुत वियर्ड बिहेव करने लगी है, जब भी देखो गायब ही रहती है, स्टडी में भी उसका कोई ध्यान नहीं। फिर ये जीसू से पूछती है तुम्हें क्या लगता है ओरिन आजकल ऐसी हरकतें क्यों कर रही है, तो ये कहता है कि मुझे तो कोई वियर्ड हरकत नजर नहीं आई। फिर ये चायून से पूछती है तो ये भी सेम आंसर करता है कि वो तो बिल्कुल ठीक है। यह ओरिन लाइब्रेरी में आ जाती है। ये सीधा रिसेप्शनिस्ट के पास आती है कि मुझे यहाँ पर जीसू ने भेजा है और उसने कहा था कि लाइब्रेरी में मैंने कुछ बुक्स का कहा है, वो आते हुए ले आना। इस लड़की का नाम हाइमिन है। ये इसे कहती है कि मैंने कुछ देर पहले ही तो उसे देखा और इन्हें इसे देखते ही पहचान जाती है। एक्चुअली इसे फ्यूचर में जाके पता चला था कि ये जीसू की बहन है। फिर ये इसे एक्सक्यूज देती है कि वो आज आया तो था लेकिन वो जल्दी स्कूल से चला गया, इसलिए उसने मुझसे कहा कि मेरी बुक्स दे देना। इस पर हाइमिन इसे एक लिस्ट निकाल कर देती है और कहती है कि जाकर लाइब्रेरी से ये बुक्स निकाल लो। लिस्ट लेने के बाद ओरिन सीधा बुक्स निकालने आ जाती है। ये एक बुक को पकड़कर खींचती है तो इसके ऊपर पड़ी हुई बुक्स इसके ऊपर गिरने लगती हैं कि तभी जीसू आकर यहाँ पर ओरिन को हाक कर लेता है और ये बुक्स आकर जीसू को लगती हैं और इनसे फौरन पूछती है कि क्या तुम ठीक तो हो। इतने में यहाँ एक स्टूडेंट आता है और इसे बताता है कि तुम्हें टीचर क्लास में बुला रहे हैं। जीसू टीचर के पास आता है तो इसके टीचर से पूछता है कि तुम स्टडी में काफी अच्छे हो, इस साल भी पेरेंट्स मीटिंग होने वाली है, क्या तुम अपने पेरेंट्स को बुलाना चाहोगे। तो ये कहता है कि वो एक्चुअली काफी ज्यादा बिजी रहते हैं और इसलिए मैं उन्हें तंग नहीं करना चाहता। अब सारा दिन घूमने फिरने के बाद और इन इवनिंग में स्टूडियो आती है तो यहाँ इसके सभी फ्रेंड्स पहले ही बैठे हुए थे। अब ये इन्हें देखते ही फिर से वापस जाने लगती है तो ये इसे रोक लेते हैं और इस पर गुस्सा निकालते हुए खूब इसकी इंसल्ट करते हैं कि तुम्हारे साथ चल क्या रहा है, ना तो तुम हमसे मिलती हो ना ही क्लास में रहती हो। एक लड़का चायून से कहता है कि लगता है कि ये जीसू के पीछे पागल होने लगी है। ये दोनों एक दूसरे से बात करके मुस्कुराने लग जाते हैं और इनबिन की बात सुनकर हंसने लग जाती है और फिर आकर अपनी फ्रेंड को मनाती है, प्रॉमिस करती है कि मैं आज के बाद तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूंगी। नेक्स्ट सीन में ये ग्रुप स्टडी करने के बाद घर जा रहे होते हैं कि तभी ओरिन के माइंड में कुछ आता है। ये अपने फ्रेंड्स को कहती है कि तुम लोग घर चले जाओ, मुझे थोड़ा सा काम याद आ गया है, मैं बाद में आ जाऊंगी। इतना कहकर ये वापस स्कूल भाग जाती है। दूसरी तरफ हाइमिन और जीसू दोनों अपनी मॉम के साथ डिनर कर रहे होते हैं। मॉम हाइमिन को खाना देती है और जीसू इनका बिहेव नोट कर रहा था। यहाँ स्कूल में ओरिन
जीसू के लैपटॉप को एक्सेस करने की कोशिश कर रही होती है ताकि ये इसका सोशल मीडिया देख सके, लेकिन इसका पासवर्ड नहीं लग रहा था। फिर ये हाईमिन की दी हुई बुक्स वाली लिस्ट को देखती है और इनमें से सभी बुक्स का पासवर्ड ट्राई करती है तो इसे एक्सेस मिल जाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मॉम किसी रीजन के चलते जीसू के फेस पर थप्पड़ मार देती है। मॉम के इस बिहेव से जीसू की फीलिंग काफी हर्ट हो जाती है और यहाँ ओरिन को इसकी पोस्टें पढ़ने को मिलती हैं जिसमें इसने ये बताया था कि इसे अडॉप्ट किया गया था। ये बात पता चलते ही ओरिन काफी सैड हो जाती है और तभी से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है और इसके बाद ये वापस रियलिटी में आ जाती है। अब रियल में ये सब कुछ पता चलने के बाद ओरिन सीधा उसी ऑर्फनेज में आती है जहाँ से जीसू को अडॉप्ट किया गया था। चर्च की मदर आकर इसे जीसू की डिटेल देती हैं। जीसू के बचपन की फोटो देखकर ओरिन और ज्यादा सैड हो जाती है। फिर मदर इसे बताती हैं एक्चुअली जब जीसू के पेरेंट्स इसे अडॉप्ट करने आए थे तो उन्होंने हमें बताया था कि एक फेस्टिवल में उनका बच्चा खो गया था और जीसू दिखने में सेम उसी बच्चे के जैसा है, इसलिए वो इसे अडॉप्ट करना चाहते हैं। जीसू की मॉम ने जब इसे पहली बार देखा था तो इसे देखते ही इसके साथ काफी इमोशनल अटैच हो जाती हैं। फिर मदर इसे ये भी बताती हैं कि जीसू अक्सर यहाँ आकर तुम्हारे बारे में बात किया करता था। उसने बताया था कि तुम इसकी काफी प्रीशियस फ्रेंड हो। जीसू के अबाउट और भी रियलिटी जाने के बाद ये काफी इमोशनल हो जाती है। इसके बाद ये जीसू की बहन हाईमिन को मिलती है। ये सब पूछती है जीसू का बिहेव घर पर कैसा था तो ये बताती है कि वो घर में बिल्कुल नॉर्मल रहता था, हमेशा ब्राइट और काइंड दिखता था। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ, जीसू को हमारी फैमिली ने अडॉप्ट किया था। मुझे हमेशा से यही लगता आया है कि जब से मैं अपनी फैमिली में वापस आई हूँ यही रीजन है कि जीसू हमेशा डिसहार्ड रहता था। मेरे आने के बाद मॉम के साथ उसका बिहेव काफी वियर्ड होने लगा था। एक्चुअली हाईमिन ही वो बच्चा थी जिसे इसके पेरेंट्स ने एक फेस्टिवल में खो दिया था, लेकिन काफी टाइम के बाद ये अपने घर वापस आ गई थी। अब इसकी बहन से ये सारी बातें सुनने के बाद ये कुछ सोचते हुए घर वापस जा रही होती है। तभी इसे रास्ते में स्कूल के कुछ फ्रेंड्स का ग्रुप दिखाई देता है जो आपस में बातें करके काफी खुश हो रहे थे। इन्हें ये देखकर ओरिन काफी सैड हो जाती है और इसे रिग्रेट होने लगता है कि ये जीसू के इतने क्लोज थी लेकिन अभी तक इसे जीसू के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अब घर आकर ये काफी ज्यादा सैड हो जाती है, इसलिए फिर से जीसू के स्टफ को चेक करने लग जाती है। एक्चुअली ये क्यूरियस हो रही थी कि ये फिर से पास में कैसे जाए। ये उन्हीं पिक्चर्स को फिर से निकालती है। जब इन्हें काउंट करती है तो यहाँ पर सिर्फ 7 पिक्चर्स बाकी बचे थी। ये इनमें से एक पिक्चर को लेती है और बर्नर लैंप में डाल देती है। इसकी आग से जैसे ही डेट बर्न होती है ये फिर से पास में पहुँच जाती है। इस बार इसे अच्छी तरह से याद था इसे जो कुछ भी करना है वो स्ट्रेंज नॉइज से पहले करना होगा। ये अपनी क्लास में बैठी हुई थी और अचानक से उठकर अपने टीचर से कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है। इस पर इसका टीचर कहता है तुम्हें वहाँ जाने की इजाजत नहीं दी जाती। अगर क्लास में कोई भी तुम्हारे लिए हाथ खड़ा कर देता है तो मैं तुम्हें वॉशरूम जाने की इजाजत दे दूंगा। अब क्लास में कोई भी इसके लिए हाथ खड़ा नहीं करता। इस पर टीचर इसे फिर से चांस देता है और कहता है कि अगर तुमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया तो तुम पक्का जा सकती हो। इस पर ओरिन भागती हुई बोर्ड की तरफ आती है और चौक लेकर जैसे इस क्वेश्चन को हल करने लगती है तो इसे रियलाइज होता है कि इसे तो ये क्वेश्चन ही नहीं आता। तो ये टीचर से कहती है कि कोई बात नहीं, मैं ब्रेक टाइम पर चली जाऊंगी। क्लास के बाद ये अपनी फ्रेंड के साथ बाहर आती है। सूजन कहती है कि तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी और इन कहती है कि किस मामले में। तो सूजन कहती है कि तुम इतनी जल्दी भूल क्यों जाती हो। अब ये दोनों बातें करते करते बाकी ग्रुप के पास पहुंच जाते हैं। ये आकर पूछती है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। जीसू बताता है कि एक्चुअली हमारे यहाँ पर एक कॉन्टेस्ट होने वाला है जिसमें फैमिली ग्रुप फोटो होगी, क्यों ना हम सब मिलकर इसमें पार्टिसिपेट करें। इस पर यह खामोश हो जाती है तो सभी इसकी तरफ देखने लग जाते हैं और ये फिर से हंसते हुए स्ट्रेंज बिहेव करने लग जाती है और कहती है कि मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। अब इनसे मिलने के बाद ओरिन फिर से जीसू का लैपटॉप लेकर बैठ जाती है और इसे एक्सेस करके इसकी पोस्टों को रीड करती है जिसमें एक पोस्ट में लिखा हुआ था कि मुझे फैमिली मेंबर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। जब मैं इस चीज के अबाउट सोचता हूँ तो मुझे काफी डर लगता है और इनको ये रीड करते ही समझ आ जाती है जीसू को फैमिली मैटर में इशू आ रहा है। यहाँ जीसू सेलफोन लेकर बैठा हुआ था और ये अपनी मॉम को टेक्स्ट करने की कोशिश कर रहा था लेकिन इसकी हिम्मत नहीं बन रही होती। तभी यहाँ पर ओरिन आ जाती है और इसका टेक्स्ट रीड कर लेती है। फिर ये इसे पूछती है कि तुम डर क्यों रहे हो। इस पर जीसू बताता है कि मैंने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। इस पर ओरिन से समझाती है कि तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना होगा, मैं तुम्हारी फैमिली के साथ तुम्हारे रिलेशन को अच्छा कर सकती हूँ। फिर ये इसे इसका सेलफोन लेती है और जीसू का लिखा हुआ टेक्स्ट इसकी मॉम को सेंड कर देती है। इस पर जीसू शॉक हो जाता है और कहता है कि अगर मॉम ने रिप्लाई ना दिया। इतना कहते ही मॉम का रिप्लाई भी आ जाता है और इसमें मॉम ने इससे मिलने के लिए एग्री कर लिया था। नेक्स्ट सीन में जीसू अपने स्कूल के कैफेटेरिया में आता है। यहाँ मॉम इससे मिलने के लिए आई हुई थी। ये मॉम को देखकर फिर से नर्वस हो जाता है और अपनी पॉकेट से एक पर्ची को निकालता है जिस पर कुछ बातें लिखी हुई थी। एक्चुअली ये नोट इसे ओरिन ने बना कर दिया था और इसे कहा था कि जब तुम अपनी मॉम से मिलने जाओ तो अपनी मॉम के साथ इस नोट के अकॉर्डिंग बातें करना। अब ये अपनी मॉम के साथ बैठा खाना खा रहा होता है और सेम वैसा ही बिहेव करने की कोशिश करता है जैसे इसे ओरिन ने बताया था। मॉम भी इसके काइंड बिहेव को देखकर खुश होती है। फिर ये इसे पूछती है कि तुम्हारा आजकल स्कूल कैसा चल रहा है। इस पर जीसू को फौरन ओरिन की बात याद आती है कि तुम्हारी मॉम तुमसे जो भी पूछे उनकी हर बात का जवाब स्माइल करते हुए देना। इस पर ये
बहुत मुश्किल से स्माइल करते हुए एनाउंस करता है कि मेरा स्कूल बिल्कुल अच्छा चल रहा है। मॉम इसकी स्माइल देखकर पूछती है कि इतना क्या अच्छा चल रहा है जो तुम इतने खुश हो। फिर ये ओरिन के कहने के मुताबिक अपनी मॉम को डेली की रूटीन बताने लग जाता है। बताता है कि मेरी एक फीमेल फ्रेंड है, बहुत ही वियर्ड बिहेव करती है, लेकिन उसकी बातें सुनकर कभी भी बोरियत नहीं होती। मॉम इसके मुंह से इसकी इंटरेस्टिंग कहानियां सुनकर खुश होने लग जाती हैं। और इन इसी कैफेटेरिया में दूसरे टेबल पर बैठी इन्हें देख रही थी। खाना खाने के बाद ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। अब रास्ते में चलते हुए मॉम जीसू से पूछती है, तुमने अचानक से मुझे डिनर पर कैसे इन्वाइट किया? तो जीसू हेजिटेट होते हुए कहता है कि मेरा मन कर रहा था। तो मॉम इसे बताती हैं कि तुम्हारा टेक्स्ट आने से पहले मुझे हाइमिन ने भी मिलने के लिए बुलाया था। इस पे ये फिर से सैड हो जाता है और कहता है कि फिर आप उनसे मिलने क्यों नहीं गई? मॉम बताती है कि तुमने मुझे पहली बार बुलाया था, इसलिए मैं तुमसे ही मिलने आई। इतना कहकर मॉम इससे सॉरी करती है और कहती है कि उस रात तुमने कुछ भी गलत नहीं कहा था। एक्चुअली जिस रात इसे थप्पड़ पड़ा, ये मॉम से कह रहा था कि मुझसे नाइस बनने की कोशिश मत करें। जब से हाइमिन वापस आई है, मुझे फिर से खुद को ऑर्फन फील होने लगा है। फिर मॉम इसे बताती हैं, एक्चुअली हमने तुम्हें इसलिए अडॉप्ट किया था, तुम बिल्कुल हाइमिन के जैसे दिखते थे। प्लस पॉइंट ये था कि तुम भी लेफ्ट हैंडेड थे, लेकिन घर लाने के बाद जैसे जैसे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड होने लगा तो मुझे ये चीज रियलाइज होने लगी कि अगर एक दिन तुम भी डिसअपीयर हो गए तो मैं तो जीते जी ही मर जाऊंगी। तुम्हें अडॉप्ट करने के बाद एक भी ऐसा दिन नहीं गुजरा जिस दिन मैंने तुमसे प्यार ना किया हो। मॉम के मुंह से अपने लिए इतनी इमोशनल बातें सुनकर जिसू ने सॉरी करता है कि इसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। मॉम इसे फौरन हक कर लेती हैं और सॉरी करते हुए कहती हैं कि शायद मेरे बिहेव की वजह से तुम्हें ऐसा फील हुआ। एक ट्री के पीछे ओरिन ने खड़ी देख रही थी और ये फिर से रीयूनियन होते हुए देखकर खुश हो जाती है। अब मॉम से मीटिंग के बाद जीसू ओरिन से मिलता है। जीसू काफी खुश लग रहा था। ओरिन पूछती है कि तुम्हारी मॉम के साथ मीटिंग कैसी रही? तो ये बताता है कि बहुत अच्छी, तुम्हारे उस नोट ने मेरी काफी हेल्प की। इसे खुश देखकर ओरिन भी खुश हो जाती है। फिर जीसू से थैंक्स करता है और कहता है कि तुम्हारी हेल्प के बिना मेरे ये ड्रीम कभी पूरा ही नहीं हो सकता था। अब ये दोनों बहुत सारी बातें करते हैं और कुछ देर के बाद ओरिन को फिर से वो स्ट्रेंज नॉइज सुनाई देती है और ये वापस अपनी रियलिटी में आ जाती है। ये वापस आते ही अपने स्कूल की बाकी फोटोज को देखती है। इन सभी फोटोज में सूजिन गायब हो चुकी थी। ये काफी शॉक हो जाती है कि सूजिन कहाँ चली गई। ये अपने सेल फोन में उसका नंबर भी चेक करती है, नंबर भी यहाँ से गायब हो चुका था। अब ये बाहर जाते हुए अपने फ्रेंड को कॉल करती है और इसे बताती है कि मैं सूजिन के घर ही जा रही हूँ। तो ये कहता है कि तुम वहाँ क्यों जा रही हो? तुम दोनों ने मेकअप कब किया? एक्चुअली जिस दिन इसने जीसू की हेल्प की उस दिन से सूजिन ने भी कहा था कि तुम्हें मेरे साथ कुछ हेल्प करवानी है, लेकिन ये भूल गई थी और इसी बात को लेकर सूजिन ने इसके साथ झगड़ा कर लिया था और इस झगड़े के बाद ये दोनों एक दूसरे को कभी भी नहीं मिले। अब ये सब कुछ याद आने के बाद कहती है कि पास्ट में मैंने इस चीज को कभी नोट ही नहीं किया, मैं ऐसा कुछ चेंज ही नहीं करना चाहती थी। तभी से एक आवाज सुनाई देती है। ये जब पलट कर देखती है तो सूजिन इसके सामने खड़ा था। रियलिटी में सूजिन को अपने सामने देखते ही ओरिन आकर इसे हग कर लेती है और इमोशनल होकर रोने लग जाती है। एक्चुअली 10 साल के बाद ये जीसू को अपने सामने लाइव देख रही थी। इसके बाद ये दोनों घर आ जाते हैं। जीसू खाना खाता है और ओरिन इसे बैठकर खुश होते हुए देख रही थी। इसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। खाने के बाद जब ये अपने रूम में आते हैं कुछ ही देर में जीसू भी फ्रेश होकर आ जाता है। ये ओरिन के साथ इसके बेड पर ही सोने लगता है। तो ये इसे पूछती है कि क्या तुम यहाँ पर सोगे? तो जीसू कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं हॉल में भी सो सकता हूँ। एक्चुअली ओरिन को कुछ कंफ्यूजन भी थी क्योंकि इसे पता ही नहीं था पास्ट में चेंजेस करने के बाद प्रेजेंट में इसके फ्यूचर का क्या असर पड़ेगा। इसके बाद ये दोनों लेट जाते हैं। तभी जीसू को साइड टेबल पर एक फोटो एल्बम मिलती है। ये पकड़कर इसे देखने लग जाते हैं। अब इन फोटोज के देखते देखते जीसू इसे कुछ फोटोज के अबाउट पास्ट की मेमोरी बताता है, जिसे देखकर ओरिन को भी अनचाहे विजुअल्स आने लगते हैं। नेक्स्ट डे ओरिन की जब आंख खुलती है तो ये देखती है कि जीसू इसके साथ बेड पर नहीं। ये देखते ही शॉक हो जाती है और इसे लगता है कि जीसू चला गया। ये भागकर बाहर आकर देखने लगती है कि तभी जीसू घर वापस आ जाता है। एक्चुअली ये इसके लिए खाना लेने गया था और ओरिन इसे देखकर रिलैक्स हो जाती है। इसके बाद ये दोनों घूमने के लिए चले जाते हैं। ओरिन इसके साथ अपनी हर एक मोमेंट को एंजॉय कर रही थी। हाफ डे एंजॉय करने के बाद ओरिन अपने ऑफिस आ जाती है। यहाँ इसके ऑफिस वाले ऑब्जर्व करते हैं कि ओरिन आजकल काफी खुश दिख रही है। ये इससे इसकी रीजन पूछते हैं तो ओरिन कहती है कि कोई ऐसी रीजन नहीं, बस मैं तो आजकल नॉर्मल रहती हूँ। तभी इसे जीसू की कॉल आती है और ये बातों बातों में इसे बताता है कि मुझे हल्की फुल्की सी चोट आ गई थी। ओरिन इसे देखने के लिए फौरन हॉस्पिटल आ जाती है जहाँ जीसू हॉस्पिटल में जॉब करता था। ये आते ही इसे पूछने लग जाती है कि दिखाओ मुझे तुम्हें कितनी चोट आई है। जीसू ये देखकर हंसने लग जाता है। फिर जीसू इसे अपनी चोट दिखाता है तो ओरिन देखकर रिलैक्स हो जाती है। तभी यहाँ पर किमयोंग आता है जो सूजी के साथ हुआ करता था। ओरिन इसे यहाँ देखकर शॉक हो जाती है। किमयोंग इसे देखकर कहता है कि ऐसी आंखें खोल खोल कर क्या देख रही हो? जैसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड यहाँ जॉब करता है वैसे ही मैं भी जॉब करता हूँ। इसके बाद ये तीनों एक टेबल पर बैठकर बातें करने लग जाते हैं। अब जैसा कि पास्ट चेंज हो चुका था और इसका इफेक्ट इसके प्रेजेंट पर भी हो रहा था और उनको काफी बातें समझ में नहीं आ रही थी। अब बातों के चलते चलते ओरिन की नजर इनकी कॉफी बंक पर पड़ती है। इस कैफे का नाम पढ़ते ही ये कहती है, क्या तुम ये कॉफी हाइमिन के रेस्टोरेंट से लेकर आए हो? ये सुनकर दोनों के चेहरे के इंप्रेशन चेंज हो जाते हैं। इस पर ये इन्हें पूछती है
कि तुम लोग ऐसे फेसेस क्यों बना रहे हो। किम योंग इसे बताता है कि तुम ऐसे कैसे बात कर सकती हो, क्या तुम्हें याद नहीं हम स्कूल टाइम में एक रोड एक्सीडेंट में मर गई थी। ये सुनकर ओरिन को शौक लगता है। ये फौरन पूछती है कि ऐसा कैसे हुआ। इस पर जीसू इसे बताता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ। जिस रात मैंने मॉम को अपने साथ मिलने के लिए बुलाया, मॉम तो मेरे साथ मिलने के लिए आ गई। उसी रात स्कूल से फ्री होकर हाइमी जब घर वापस जाने लगी तो अचानक से एक ट्रैफिक सिग्नल मेल फंक्शन हुआ, जिसकी वजह से राइडर को पता नहीं चला और इसकी टक्कर हाइमिन से हो गई और इसी हादसे में हाइमिन की मौत भी हो गई थी। ये सब सुनने के बाद ओरिन सोचने लग जाती है कि मेरे पास में एक चीज को चेंज करने पर सोजी ने मुझसे अपनी दोस्ती तोड़ दी और हाइमिन की मौत हो गई। ये जल्दी से घर आकर नेट पर इस इंसिडेंट के बहुत सर्च करने लग जाती है। तो उसे पता चलता है कि ये वही डेट थी जिस डेट में ये लास्ट टाइम पास में गई थी। अब ये बाकी की फोटोज देखती है तो इसके पास सिर्फ 5 फोटोज बची थी। ये वापस पास में जाकर सब कुछ पहले जैसा करने का सोचती है। ये जल्दी से एक फोटो को बर्नर लैंप में डालती है और फोटो के डेट जलते ही ये वापस पास में आती है। इस बार ये क्लास में आँख खुलते ही वॉशरूम नहीं जाती और क्लास से फ्री होने के बाद ये अपना सारा टाइम सुजिन के साथ स्पेंड करती है। उसे रिलैक्स करने के बाद ये सीधा जीसू के पास आती है, इसके हाथ में नोट थमाती है और उसके मोबाइल पर टच करके इसकी मॉम को मैसेज सेंड कर देती है। जीसू इसे पूछने की कोशिश करता है तो ये इसे बिना आस किए वहाँ से चली जाती है। फिर ये सुजिन के साथ शॉपिंग करने के लिए आती है, जिसका लास्ट टाइम सुजिन ने इसे कहा था। सुजिन ओरिन को अपनी हेल्प करता देखकर खुश हो जाती है। फिर रात में इसे टेक्स्ट मिलता है। जीसू इसे बताता है कि तुम्हारे दिए हुए नोट ने मेरी काफी हेल्प की। ये देखते ही इसे याद आता है। ये जल्दी से कैब बुक करती है और फौरन से उसी जगह पहुंचती है जहां हाइमिन का एक्सीडेंट होना था। ये कैब से उतरती है तो इसे रोड के दूसरी तरफ हाइमिन खड़ी दिखाई देती है। ये इसे रोकने के लिए जाने लगती है कि तभी इसे वही वियर्ड साउंड सुनाई देता है, लेकिन ये कोशिश करती है और टाइम पूरा होने से पहले ही ये हाइमिन को बचा लेती है। इसके बाद ये फौरन प्रेसिडेंट में आ जाती है। प्रेसिडेंट में आते ही अपने मोबाइल में सुजिन का सेल फोन नंबर देखती है तो वो वहाँ पर आ चुका था। ये देखकर ये रिलैक्स हो जाती है। तभी इसे ख्याल आता है सुजिन का। ये फौरन से उसका नंबर अपने मोबाइल में सर्च करती है, लेकिन इसे कोई रिजल्ट नहीं मिलता। ये देखकर ये फिर से सैड हो जाती है, इतना सैड कि ये रोने ही लग जाती है। इसे रियलाइज हो चुका था कि इसने इतनी ज्यादा कोशिश की, बाकी सबको तो इसने सिक्योर कर लिया, लेकिन जीसू फिर से इसे छोड़कर चला गया। नेक्स्ट सीन में ये चायुन से मिलने के लिए हाइमिन के रेस्टोरेंट आती है। ये दोनों यहाँ बैठे बातें कर रहे थे। चायुन इसे कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ और फिर ये इसे जीसू की सुसाइड केस एक कॉपी देता है। ये इसे ये भी बताता है कि पुलिस इसे इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाई क्योंकि उन ईयर्स में यहाँ पर बहुत सारी सुसाइड हो रही थी। कोई क्लू ना मिलने की वजह से उन्होंने कहा था कि ये बिल्कुल नॉर्मल सुसाइड है और ये सुनकर शॉक हो जाती है क्योंकि इसे डाउट था कि उसने सुसाइड नहीं की थी। ये जल्दी से रिपोर्ट को रीड करती है और इन जैसे ही दूसरा पेज को देखने लगती है तो चायुन उसे कहता है कि इस पेज पर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा और फिर ये उस पेज को पलटा देता है। थर्ड पेज पर ओरिन जैसे ही इसका टेक्स्ट रिकॉर्ड देखती है और इसे याद आता है कि जीसू को लास्ट टेक्स्ट इसी ने किया था। ये चायुन से कहती है कि क्या इसे मैं एक दिन के लिए अपने पास रख सकती हूँ, मैं इसे अच्छे से रीड करके तुम्हें वापस दे दूंगी। इसके बाद ओरिन जीसू की मॉम से मिलती है जो जीसू का कुछ स्टफ अपने साथ लेकर आई थी। ओरिन इसे चेक करती है तो इसे जीसू का ओल्ड सेलफोन मिलता है। मॉम इसे बताती है कि जीसू हमेशा तुम्हारा जिक्र किया करता था, जब भी उसकी जुबान पर तुम्हारा नाम आता था तो वो बहुत ब्राइट स्माइल करता था। और इन मॉम को इतना सैड देखकर खुद भी सैड हो जाती है। नेक्स्ट सीन में ओरिन जब घर आती है तो आकर जीसू का सेलफोन ऑन करती है। ये इसके टेक्स्ट रीड करती है तो इसे एक टेक्स्ट मिलता है जो इसके ही नंबर से जीसू को सेंड किया गया था, जिसमें लिखा था कि मैं आते हुए थोड़ा सा लेट हो जाऊंगी, इसलिए तुम वो ड्रिंक एंजॉय करना जो मैंने तुम्हें दी थी। इसे रीड करते ही ओरिन को कोई मेमोरी नहीं आती तो ये कहती है कि ये मुझे कुछ स्ट्रेंज लग रहा है। इसे और ज्यादा डाउट होने लगता है। ये जल्दी से सारी रिपोर्ट को रीड करती है और इसके जितने भी डाउटफुल पॉइंट्स थे इन सबको एक डायरी में नोट डाउन कर लेती है। इसे डायरी में लास्ट पॉइंट देखता है जिसमें इसकी रिपोर्ट में लिखा था जीसू को सुसाइड करते हुए कोई हेजिटेशन नहीं थी। इसका मतलब साफ था कि जीसू को मरते हुए कोई रिग्रेट नहीं था और उसने सुसाइड पूरी होशो हवास में की। अब इन चीजों को डीपली ऑब्जर्व करने के लिए ये फिर से पास में आती है। यहाँ स्कूल में ये जीसू को बास्केटबॉल खेलते हुए देखती है कि तभी से एक लड़का दिखाई देता है जिसका नाम सिनू था। ये गेम खेलते हुए जीसू को जानबूझकर धक्का देता है जिससे जीसू को हल्की फुल्की चोट भी आती है। ये देखते ही चायुन आगे आता है और उसे कहता है कि मैं जानता हूँ तुमने ये पर्पसली किया है। सिनू थोड़ा सा हेजिटेट हो जाता है और कहता है कि मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। इस पर जीसू सबको काम करता है और सिनू से कहता है कि कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ये सुनते ही सिनू यहाँ से जाते हुए जीसू को जोर से कंधा मार कर जाता है। सिनू का स्ट्रेंज बिहेव देखकर इन सबको भी डाउट होता है। ओरिन ये बैठी सब कुछ देख रही थी
गेम खत्म होने के बाद ये सीधा जीसू के पास आती है और ये दोनों सीधा डॉक्टर के पास आ जाते हैं। यहाँ डॉक्टर जीसू के बाजू पर बैंडेज करता है और इसे बताता है कि इसे हील होने में तकरीबन 2 वीक लग जाएंगे। ये देखकर ओरिन को याद आता है कि जीसू तो लेफ्ट हैंडेड है और यहाँ इसका लेफ्ट हैंड डैमेज हो चुका है। रिपोर्ट के हिसाब से इसने विदाउट हेजिटेशन अपनी रिस्ट काटी थी, तो इसके लेफ्ट हैंड डैमेज होने की वजह से ये इतना क्लियरली कट कैसे लगा पाया। यह ओरिन और जीसू वापस आ रहे होते हैं। ओरिन फिर से जीसू को कहने लग जाती है कि तुम प्लीज सुसाइड मत करना, अगर तुम्हें कोई टेंशन है तो मुझसे शेयर कर सकते हो। जीसू इसे कहता है कि तुम कैसी बातें कर रही हो। इस पर ओरिन से बताती है कि तुम मेरी बात का यकीन नहीं करोगे, मैंने तुम्हें बहुत बार बचाने की कोशिश की लेकिन हर बार तुम सुसाइड कर ही लेते हो। जीसू को इसकी बातें समझ में नहीं आती, वो काफी शौक हो रहा था। फिर ओरिन से बताती है पहले मुझे भी यही लग रहा था कि तुमने सुसाइड की है, लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है कि तुमने सुसाइड नहीं की। जीसू इसे काम करने की कोशिश करता है तो ये इसे बताती है आज से 2 वीक के बाद तुम सुसाइड कर लोगे, मेरी बर्थडे वाले दिन नहीं। मैं यहाँ 10 साल फ्यूचर से यहाँ तुम्हें सेव करने आई हूँ। जीसू इसकी बातों पर यकीन नहीं करता और इसे पूछता है कि फिर ये बताओ कि क्या आज से 5 साल बाद जो कंसर्ट होने वाला है वो कौन करेगा। और इन इसकी बात का आंसर नहीं करती। इनकी बातों के चलते यहाँ पर सूजिन आ जाती है और जीसू इसे देखकर यहाँ से चुपचाप चला जाता है। अब और इनको सिन्वू पर डाउट होने लगा था, शायद उसने ही जीसू को मारा था। इसे याद आता है कि रिपोर्ट में केमिकल का भी जिक्र आया था जो जीसू की ड्रिंक में पाया गया था। ये पास के एक मेडिकल स्टोर में जाती है और वहाँ जाकर उस केमिकल के अबाउट पूछती है। एक्चुअली ये केमिकल एनिमल के लिए एनेस्थीसिया का काम करता था, लेकिन इसे यहाँ से भी कुछ खास क्लू नहीं मिलता। अब रात में ये स्कूल से फ्री होकर सूजिन के साथ बस में अपने घर वापस जा रही होती है और इसके साथ वाली सीट पर चायुन भी बैठा हुआ था। कुछ ही देर में ओरिन का स्टॉप आ जाता है तो ये बस से नीचे उतर जाती है। इसके नीचे उतरने के बाद चायुन अपने बैग में हाथ डालकर एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स निकालता है और तभी हमें ये चीज पता चलती है कि चायुन भी ओरिन को लाइक करता है, लेकिन ये उसे कभी बता ही नहीं पाया। यहाँ ओरिन एक जगह पर खड़ी थी और इसके पास डिफरेंट फोटोज होती हैं। ये पास्ट में रहते हुए फिर से एक फोटो को जलाने की कोशिश करती है ताकि ये यहाँ से और भी ज्यादा पास्ट में जा सके, लेकिन यहाँ फोटो जलने पर भी कुछ खास असर नहीं होता। तभी इसे जीसू की आवाज आती है। ये पीछे मुड़कर देखती है तो वो इसके पीछे ही खड़ा था। जीसू जलती हुई फोटो को देख लेता है। जिसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम फ्यूचर से आई हो। जीसू बताता है तुम एक फोटो को जलाती हो। ये सुनकर ओरिन शॉक हो जाती है। ये कहता है कि ये तुम्हारी अकेली का सीक्रेट नहीं, मैं भी ये सब कुछ कर चुका हूँ और मेरा शक इसलिए यकीन में बदल गया कि तुम जब से पास में आ रही हो तुम्हारा बिहेव काफी स्ट्रेंज और वियर्ड होता जा रहा है। और इन कहती है कि मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें सेव करने के लिए आती हूँ। तो जीसू इसे रोक देता है, आइंदा तुम कभी यहाँ मत आना, मैं जानता हूँ कि मुझे मारा गया था, न कि मैंने सुसाइड की। और इसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जीसू को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि प्लीज यहाँ पर आना बंद कर दो, मैं मारा जाऊँ या चाहे मुझे कोई मार दे, मुझे बस अकेला छोड़ दो। और इनकी बातों के चलते हुए ही ओरिन वापस प्रेजेंट में आ जाती है। इसे जीसू की बातें काफी हर्ट करती हैं। इसे लगता था कि जीसू भी इसे पाने के लिए ये सब कर सकता है, लेकिन ओरिन हार नहीं मानती। ये सूजन से मिलती है और उसे भी सब कुछ हकीकत में बताती है कि मैं पास्ट में ट्रेवल कर सकती हूँ, मैं वहाँ पर गई थी, वहाँ पर ये सब कुछ हुआ, मैं हर बार जीसू को बचाने की कोशिश करती हूँ लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, मैं कुछ न कुछ खो देती हूँ। सूजन इसकी बातों का यकीन नहीं करती तो ओरिन इससे नाराज होकर रेस्ट रूम में आ जाती है। यहाँ आकर ये एक और फोटो को बंद करती है और फिर से पास में आ जाती है। ये पास में आते ही सीधा स्टूडियो में आती है और जीसू के लॉकअप को चेक करने लग जाती है। एक्चुअली यहाँ पर क्लू ढूंढ रही थी कि शायद इसे क्लू मिल जाए और इसे ये पता चल जाए कि जीसू को मारना कौन चाहता है। इसे यहाँ कुछ भी नहीं मिलता। ये जैसे ही पलट कर जाने लगती है तो इसे जमीन पर 2 फोटो पड़ी हुई मिलती हैं। ये जोकर इन्हें उठाती है कि तभी पास में पड़ी हुई अलमारी इसके ऊपर गिरने लगती है और तभी जीसू आकर इसे सेव कर लेता है। इसे बचाने के बाद जीसू डांटने लग जाता है कि मैंने तुम्हें मना भी किया था कि दोबारा पास में मत आना। और कहती है कि तुम मुझे रोक क्यों रहे हो। तो जीसू कहता है कि ये सब होकर रहेगा, तुम्हें क्या लगता है कि ये अलमारी खुद से गिरने लगी थी। तो ओरिन कहते हैं कि ये तो एक कोइंसिडेंस है। जीसू इसे समझाता है कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, तुम्हारे बार बार पास में आने की कीमत है। तुम जैसे जैसे पास में ट्रैवल करती जाओगी तुम्हारे हर्ट होने की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। स्टार्टिंग में तुम्हें फिजिकली इंजरी मिलेगी, फिर तुम्हारा कोई ना कोई रिलेशनशिप और फिर आखिर में तुम्हारा कुछ ऐसा गुम हो जाएगा जिस पर तुम खुद को कभी माफ नहीं कर पाओगी। और उनकी इसकी बातें सुनकर सब कुछ समझ आने लगता है कि पहले से नी पर फिजिकली चोट लगी, फिर उसके बाद इसकी सूजिन के साथ लड़ाई हुई और इसका रिलेशन खराब हो गया और थर्ड में हाईमिन की मौत हो गई। जीसू इसे कहता है कि अगर तुम यूं ही पास में ट्रेवल करती रही तो हो सकता है कि तुम्हारी खुद की जान को भी खतरा हो। इनकी बातें बाहर खड़ा चायुन भी सुन रहा था। अब ओरिन इसे कहती है कि तुम चाहे जितना भी मुझे मना कर लो, मैं मना नहीं होने वाली। इसके बाद ये दोनों मिलकर नीचे गिरा हुआ सामान उठाकर वापस रखने लगते हैं। तभी इन्हें अलमारी के नीचे से एक कट लगा हुआ मिलता है। इसे देखने के बाद दोनों को रियलाइज होता है कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है,
ये किसी ने जानबूझकर काटा था। इसके बाद ये दोनों एक प्लान बनाते हैं और इस रूम के बाहर की पूरी लॉबी को रिकॉर्ड करने के लिए अपने हैंडीकैप रिकॉर्डिंग पर लगाकर छुपा देते हैं ताकि ये किसी को नजर न आए। अब ये सब होने के बाद ओरिन वापस प्रेजेंट में आ जाती है। प्रेजेंट में आने के बाद ये दोबारा से उस कैमरे को ढूंढती है। जब इसे वो हैंडीकैप कैमरा मिलता है तो इसकी रिकॉर्डिंग को अपने लैपटॉप में चेक करती है तो इसे पता चलता है कि इनके कैमरा लगाने के बाद स्टूडियो में सिन्वू आया था। इसे जैसे ही ये पता चलता है ये काफी शॉक हो जाती है। नेक्स्ट डे ये अपनी जॉब पर वापस आती है तो चाय उनसे रिक्वेस्ट करके सिन्वू का डेटा निकलवाती है तो इसे पता चलता है कि सिन्वू भी पिछले 2 सालों से एनिमल रेस्क्यू टीम में काम कर रहा है। ये जल्दी से उसके सेक्टर का पता निकालती है। जब ये उस सेक्टर में पहुंचती है तो वहाँ इसे सिन्वू दिखाई देता है। ये इसे देखकर काफी शॉक हो जाती है। सिन्वू एक्चुअली यहाँ पर मेडिसिन सप्लाई करने का काम करता था और इसके पास आती है और इसे अपने सेक्टर का पता बताकर पूछती है कि क्या तुम वहाँ जाने वाले हो। तो ये कहता है कि हाँ वो मेरे रास्ते में ही पड़ेगा। ये इसे कहती है कि प्लीज मुझे जाते हुए वहाँ पर छोड़ देना। अब ये इसके साथ गाड़ी में बैठ जाती है और इसे काफी देर तक नोट करती रहती है कि शायद इसे कोई अनयूजुअल बिहेवियर इसका में देखने को मिल जाए। यहाँ इनकी कुछ बातें होती हैं लेकिन इन बातों के दरमियान इनका कुछ भी एक दूसरे को एक्सपोज नहीं होता। अब इससे मिलने के बाद ये सीधा चायून से मिलने के लिए आती है। ये आते ही इसे बता दी है कि मैं तुम्हें जो भी बताऊंगी इस पर यकीन करना होगा। चायून कहता है कि ऐसा क्या है जो तुम ऐसे बता रही हो। इस पर ये बताती है कि जीसू ने सुसाइड नहीं किया था बल्कि उसका मर्डर सिन्वू ने किया था। चायून ये सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है कि तुम्हें कैसे पता। इस पर ओरिन इसे सारी स्टोरी समझाती है कि इसके साथ क्या होता आया है और अब ये जाकर क्या कर रही है। ये सब कुछ सुनने के बाद चायून का डाउट यकीन में आ गया था और फिर ये इसे बताता है कि एक्चुअली लास्ट टाइम मैंने स्कूल में तुम दोनों की ये बातें सुनी थी जिसमें तुम एक दूसरे से डिस्कशन कर रहे थे कि तुम बार बार पास को ट्रैवल मत करो। अब ओरिन जब देखती है कि चायून को भी सभी बातें नॉर्मली पता हैं और इसे कहते हैं कि अब उस मर्डर को पकड़ने के लिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा। इस पर चायून भी हाँ कर देता है। इसके बाद चायून उसे रिपोर्ट का एक और हिस्सा दिखाता है जिसमें ये चीज साफ साफ बताई गई थी कि एनिमल एनेस्थीसिया जिसका नाम फोलिनर है वो जीसू की ड्रिंक में मिला था और ये बात पहले से ही जानती थी। इस पर चायून इसे अपना पॉइंट समझाता है। सिन्वू भी अभी एनिमल रेस्क्यू में काम कर रहा है लेकिन इसका मतलब ये हो सकता है कि सिन्वू फोलिन के अबाउट पहले भी जानता था। अब ये दोनों अपने डाउट को क्लियर करने के लिए सीधा सिन्वू के सेक्टर में आते हैं। इन्हें सिन्वू की गाड़ी मिलती है और इन जल्दी से इसकी गाड़ी को चेक करने लग जाती है और यहाँ पर जितने भी मेडिसिन के बॉक्स थे ये इनकी पिक्स भी बना लेती है। चेकिंग करते करते इसे एक एनवेलप मिलता है जिसमें से उसी केमिकल की बोतल्स भी मिलती हैं। अब कुछ ही देर में इन्हें सिन्वू के भी आने की आवाज सुनाई देती है। चायून फौरन से छुप जाता है और ओरिन इस गाड़ी में ही छुप जाती है। अब अपनी गाड़ी की ये हालत देखकर सिन्वू को डाउट हो गया था कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। ये जैसे ही बैक मिरर को देखता है तो इसे ओरिन का सर नजर आ जाता है, इसलिए ये चुपचाप अपनी पॉकेट से एक नाइफ निकालता है और जैसे ही ओरिन को मारने लगता है तो चायून इसका हाथ पकड़ लेता है और इसके बाद इसे पुलिस स्टेशन में अरेस्ट करवा देते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि सिन्वू पुलिस स्टेशन बैठा हुआ था और उसका बिहेव काफी अबनॉर्मल हो रहा था। ये अपने डिटेक्टिव को बताता है कि मैंने कोई मर्डर नहीं किया, ना ही मैं ऐसा करना चाहता था। डिटेक्टिव इसे चार्ज करता है कि तुमने 10 साल पहले जीसू को मारा था। जीसू के मरने की खबर सुनते ही ये काफी खुश हो जाता है और कहता है कि वो बास्टर्ड यही डिजर्व करता था। इसका अब नॉर्मल बिहेव देखकर डिटेक्टिव अपने सीनियर को बुलाता है। सीनियर आकर सिन्वू से पूछता है कि तुम कहना क्या चाहते हो। तो सिन्वू इसे बताता है कि एक्चुअली मैं मर्डरर हूँ ही नहीं, मैं तो एक आई विटनेस हूँ। इसके बाद ये सारी स्टोरी बताता है कि मुझे जीसू से नफरत जरूर थी लेकिन मैंने कभी उसे मारने का नहीं सोचा। एक दोपहर स्कूल के चलते हुए मैंने विंडो से कुछ आवाजें सुनी तो मैं वहीं रुककर देखने लग गया तो वहाँ जीसू की डेड बॉडी पड़ी हुई थी और इसकी डेड बॉडी के पास एक लड़की थी। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि हाइमिन थी। इसी ने जीसू की रिस्ट काटी थी। यहाँ हाइमिन अपने रेस्टोरेंट में काम कर रही होती है कि तभी इसे कॉल आती है। एक्चुअली ये कॉल इसे पुलिस स्टेशन से आई थी और ये लोग इन्वेस्टिगेशन को लेकर इसे यहाँ पर बुला रहे थे। इस पर हाइमिन इनसे पूछती है मेरे भाई के डेथ का विटनेस कौन है, तो ये इसे नाम बता देते हैं। फिर इसे याद आता है कि इसने सोजिन और ओरिन की कुछ बातें सुनी थी जिसपे वो किसी फोटो के जरिए पास्ट में ट्रैवल करने की बात कर रहे थे। इसके बाद ये सीधा वॉशरूम में आती है और यहाँ की डस्टबिन को चेक करती है तो इसे यहाँ पे ओरिन की चलाई हुई एक फोटो मिलती है। ये सब देखने के बाद इसे याद आता है कि कुछ दिन पहले चायून और ओरिन भी यहाँ पे यही बातें कर रहे थे और तभी जाते हुए ओरिन का यहाँ पर वॉलेट गिर गया था। अब हाइमिन को सारी स्टोरी तो समझ आ ही चुकी थी। ये जल्दी से थीफ का बेस लेती है और उनके घर पर आकर इसके ड्रॉर से इसकी फोटोज निकालती है। जल्दी से घर से बाहर आती है और एक कॉर्नर पर बैठ के इस फोटो को जलाती है। इसे जलाने के बाद ये पास्ट में पहुंच जाती है। पास्ट में यहाँ खुद को देखकर इसे यकीन ही नहीं होता। अब हमें ये सब कुछ हाइमिन के प्रोस्पेक्टिव से दिखाया जाता है। ओरिन और जीसू दोनों इकट्ठे जा रहे होते हैं कि तभी शॉप का एक बोर्ड टूटकर नीचे गिरने लगता है। जीसू देखते ही ओरिन को कवर करता है तो ये बोर्ड आकर इसे लग जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ये इसे लेकर हॉस्पिटल में आ जाती है। डॉक्टर इसे बता रहा होता है कि इसकी चोट कुछ ज्यादा खतरनाक नहीं, लेकिन चोट सर पर आई है और ये फौरन से अनकॉन्शियस हो गया।
कुछ टाइम लगेगा इसे होश में आने में। इसके बाद ओरिन सुजिन को कॉल करती है और इससे एक फेवर मांगती है। सुजिन कहती है कि बताओ क्या काम है। ये इसे बताती है कि मैंने एक वीडियो कैमरा शेल्फ पर रखा था। मैंने वो स्टूडियो के बाहर वाली शेल्फ पर रखा था, लेकिन वो मुझे मिला नहीं। सुजिन इससे पूछती है कि तुम आखिर उस कैमरे के साथ करना क्या चाहती थी। अब सीन कट होता है और सुजिन वापस स्टूडियो आती है। ये आते ही इन दोनों लड़कों से पूछती है कि भाई शेल्फ पर रखा हुआ कैमरा किसने उठाया। ये दोनों कहते हैं कि हमको तो पता ही नहीं। इस पर ये ने कहती है कि चलो फिर उसे मिलकर ढूंढते हैं। अब ये सब लोग मिलकर इस कैमरे को ढूंढना शुरू कर देते हैं। ढूंढते ढूंढते चायुन की नजर किमयोंग पर पड़ती है, जो जल्दी में कहीं जा रहा था। चायुन भी इसके पीछे हो लेता है। किमयोंग बैकयार्ड से बाहर निकलता है तो चायुन को यहाँ देखते ही डर जाता है। चायुन इसे पूछता है कि क्या तुम्हें कैमरा मिला, तो ये कहता है कि नहीं, मेरे पास तो नहीं है। चायुन उसके बदलते हुए बिहेव से समझ जाता है कि ये कुछ तो छुपा रहा है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में जीसू को होश आ चुका था और उन्हें से देखते ही खुश हो जाती है। इसके बाद ये दोनों आकर बाहर बेंच पर बैठ जाते हैं। जीसू फिर से बड़े प्यार से इसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम बार बार पास को ट्रेवल मत करो। तो ये बताती है कि मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र होती है, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। तो जीसू इसे बताता है कि शायद तुम्हें पता नहीं, मैंने जब भी ट्रैवल किया मैं तुम्हें किसी न किसी मुसीबत से बचाने के लिए आता था और मुझे उसकी प्राइस अपनी टांग तड़वा कर भरनी पड़ी। यहाँ चायुन जबरदस्ती बैकयार्ड में तलाशी लेने लग जाता है और इसे कैमरा यहाँ पर मिल जाता है। इस पर किमयोंग से बताता है कि कुछ घंटे पहले मैं स्टूडियो गया था। एक्चुअली मेरा MP4 वहीं पर रह गया था। मैं जब उसे लेकर निकला तो मुझे एक स्ट्रेंज नॉइज सुनाई दी, तो मुझे शेल्फ पर एक कैमरा पड़ा दिखाई दिया, इसलिए मैं इसे यहाँ उठा लाया। चायुन कहता है कि तुमने इसे उठाया क्यों। नेक्स्ट सीन में ये दोनों स्टूडियो में खड़े होते हैं कि तभी यहाँ पर ओरिन और जीसू भी आ जाते हैं। ये दोनों जल्दी से कैमरा लेकर वीडियो देखते हैं। इस वीडियो को देखकर ये दोनों बहुत शॉक होते हैं क्योंकि इनको वीडियो में सूजिन नजर आई थी। इसी बात से चायुन और किमयोंग भी सैड थे कि आखिर सूजिन ऐसा क्यों करेगी। सब स्टूडियो में बैठे सूजिन का वेट कर रहे थे। सूजिन आते ही जीसू को देखते ही से पूछती है कि क्या तुम ठीक ठाक हो। ये लोग इसे कोई आंसर नहीं करते और इनका स्ट्रेंज बिहेव देखकर सूजिन इससे पूछती है कि तुम लोग इतने परेशान क्यों हो। फिर ये सब इसे इसकी वीडियो दिखाते हैं जिसमें ये स्टूडियो में आई थी। सूजिन ये देखते ही कहती है कि ये मैं नहीं हूँ। ये लोग इसकी किसी भी बात का यकीन नहीं करते। किमयोंग को ये देखकर बहुत गुस्सा चढ़ता है। ये इन लोगों से कहता है कि तुम लोग इतना शक क्यों कर रहे हो, वीडियो में किसी भी लड़की का चेहरा नहीं देखा गया। तो चायुन इसे कहता है इस वीडियो में दिखने वाली लड़की सेम टू सेम सूजिन है। तो किमयोंग कहता है कि अगर वो इसके जैसी दिखती है इसका मतलब ये नहीं कि वो यही होगी। सूजिन ये देखकर काफी हर्ट हो जाती है क्योंकि इसके दोस्तों को इस पर बिलीव नहीं हो रहा था। अब कुछ देर के बाद स्कूल में पुलिस ऑफिसर आता है, सूजिन को इंटेरोगेशन के लिए अपने साथ ले जाता है। यहाँ ये इसे इसकी जैकेट दिखाता है और पूछता है कि क्या ये तुम्हारी है। तो ये हाँ करती है। फिर ये वीडियो की तरफ इशारा करता है और कहता है कि इस वीडियो में दिखने वाली भी तुम ही हो। सूजिन देखते ही कहती है कि इस वीडियो में मैं नहीं, ये कोई और लड़की है जिसने मेरा जैकेट पहना है। इस पर ये इसका हेयर क्लिप दिखाता है। कहता है कि ये तुम्हारा खुद का बनाया हुआ हेयर क्लिप है, तुम्हारे अलावा इसे कोई यूज नहीं करता। सूजिन इसे समझाने की कोशिश करती है, ऐसा भी तो हो सकता है कि मैंने अकेली ने ऐसा नहीं बनाया। सूजिन के पास कुछ खास प्रूफ नहीं थे, इसलिए अभी इसे कस्टडी में ही रखा जाता है। दूसरी तरफ हमें एक मेडिकल शॉप से हाइमिन निकलते हुए दिखाई जाती है जिसके हाथ में वही फोलिन एनेस्थीसिया था। दूसरी तरफ ओरिन सोचती हुई जा रही होती है कि एक बार फिर से मेरे हाथों टाइम निकलता जा रहा है। फिर से ख्याल आता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी ने सूजिन को फंसाने की कोशिश की हो और सेम उसी के जैसा हुलिया बनाकर वो स्टूडियो में गया हो। ये जल्दी से किमयोंग को कॉल करती है और इसे पूछती है कि एक्चुअली तुमने ये कैमरा उठाया कब था। तो ये इसे बताता है कि मुझे मेरा MP3 प्लेयर नहीं मिल रहा था। ये कल की बात है, दोपहर में जब मैं उसे लेने के लिए स्टूडियो गया तो तभी मुझे वो कैमरा वहाँ पर दिखाई दिया। लेकिन जब मैं उस कैमरा को उठाने लगा तो मैंने उसी अलमारी में चायुन की घड़ी भी देखी थी। अभी ये कॉल पर बात कर ही रही थी कि जीसू भी यहाँ पर आ जाता है। ये सारी बातें जीसू को समझाती है कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मर्डर ने जानबूझकर सूजिन का रूप लिया था ताकि वो हमें मिसगाइड कर सके। एक्चुअली किमयोंग से मेरी बात हुई थी, उसने मुझे बताया कि कल दोपहर के टाइम को उसको ये कैमरा मिला था और अगर हम टाइमिंग मैच करें तो जिस टाइम की ये वीडियो बनी है उस टाइम सूजिन की तबीयत काफी खराब थी और ये काम जिसने भी किया है उसने जानबूझकर चायुन की घड़ी भी वहीं पर छोड़ी। फिर हमें पास्ट का वो सीन दिखाया जाता है जब हाइमिन पास में आई थी। सूजिन क्लास में अपना पेट पकड़ कर बैठी थी, ये वॉशरूम चली जाती है। हाइमिन उनकी क्लास में आती है, इसने यहाँ से सूजिन की जैकेट और उसका हेयर क्लिप लिया और जाने से पहले चायुन की वॉच भी ले ली। इसके बाद यही सूजिन मन स्टूडियो की तरफ आती है और सेम टू सेम सूजिन की जैसे ही चलती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हाइमिन किसी के रिस्ट को काटती है और ये लड़का कोई और नहीं बल्कि सिन्मू था। इसके बाद हाइमिन ने वो कैमरा उठाया, इसमें से पहले की फुटेजेस को डिलीट किया और इन्हें मिसगाइड करने के लिए सूजिन के हुलिया वाली वीडियो को इसमें रख दिया। अब ये सब कुछ डिस्कस करने के बाद ये दोनों अपने स्टूडियो में आते हैं। यहाँ कुछ देर तलाशी करने के बाद इन्हें कुछ नहीं मिलता और इन कुछ सोच ही रही थी कि तभी इसे विंडो में अपना रिफ्लेक्शन नजर आता है। इस पर ये दोनों जल्दी से आकर वीडियो को देखते हैं और जैसे ही ये विंडो पर जूम इन करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि हाइमिन थी। ये देखकर इन दोनों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं।
और दोनों को काफी बड़ा झटका भी लगता है। जीसू बुरी तरह से टूट जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हाइमिन को उसके घर से अरेस्ट कर लिया जाता है। इसके बाद हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है। ये तब की बात थी जब हाइमिन अपने मॉम एंड डैड के साथ गई थी और वहाँ पर गुम हो गई। ये एक जगह बैठी होती है, तभी एक आदमी आकर इससे पूछता है कि क्या तुम अपने घर से गुम चुकी हो। हाइमिन इसे हाँ में आंस करती है, तो ये इसे बताता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स के पास लेकर जा सकता हूँ। तब से हाइमिन इस आदमी के साथ ही रहती थी। इस आदमी ने इसे बहुत बुरी तरह से गाइड किया था। हाइमिन बहुत बिगड़ी हुई झगड़ेलू लड़की बन चुकी थी। इसे जहाँ मौका मिलता था ये लड़ने लग जाती थी। कुछ सालों के बाद जब ये स्टोर से बाहर निकलती है तो इसे एक बहुत पुराना पोस्टर लगा हुआ दिखाई देता है जो इसके पेरेंट्स ने इसे ढूंढने के लिए लगाया था। हाइमिन जब इसे रीड करती है तो इसे सब कुछ याद आ जाता है और फिर ये अपने घर वापस आती है। मोम इसे देखकर बहुत खुश होती हैं, लेकिन तभी इसने यहाँ पर जीसू को भी देखा था और इसे बाद में सारी स्टोरी पता चलती है कि मॉम एंड डैड ने इसके गुम होने के बाद जीसू को गोद ले लिया था और इसे इस बात का गुस्सा आता है कि इसके मॉम एंड डैड ने इसे ढूंढने की कोशिश नहीं की, उल्टा इसकी जगह किसी और को घर ले आए। यही बात इसे काफी गुस्सा चढ़ाती है और तभी हाइमिन ने डिसाइड कर लिया था कि वो जीसू को मार डालेगी और अपनी जगह वापस लेगी। अब वो प्रेजेंट में वापस आ चुकी थी। ये अपने मोबाइल में जीसू का नंबर चेक करती है तो नंबर वहाँ पर आ चुका था। इसका मतलब जीसू अभी भी अलाइव था। तभी इसे चायुन की कॉल आती है। हम क्लब में बैठे हुए हैं, जीसू काफी ड्रिंक कर रहा है, आकर इसे अपने साथ ले जाओ। और इन जीसू को लेकर अपने साथ आती है और चलते चलते इससे पूछती है क्या इस वीकेंड में हम इकट्ठे डेट पर जा सकते हैं। तो जीसू से बताता है कि इस वीकेंड हमें जेल से छूट रही है और इस वीकेंड पर मॉम एंड डैड ने उसके साथ टाइम स्पेंड करने का कहा है। इसके बाद सीन सीधा एक वीक के बाद पर शिफ्ट होता है और इन अपनी जॉब पर होती है। इसके सीनियर कुछ वॉलंटियर्स को लेकर यहाँ पर आती है। इन्हीं वॉलंटियर्स में एक हाइमिन भी थी जिसे देखते ही ओरिन सैड हो जाती है, लेकिन हाइमिन इसके साथ काफी नेचुरल बिहेव कर रही थी, जैसे ऐसे किसी बात का गुस्सा ही ना हो। अब ये सारा दिन चुपचाप अपनी ड्यूटी करती है। रात में जब ओरिन फ्री होकर अपने घर वापस आती है, इसके घर की लाइट ऑफ थी। ये अपने रूम में आती है तो कोई इस पर हमला कर देता है और इन वहीं पर अनकॉन्शियस हो जाती है। कुछ देर के बाद जब इसे होश आती है तो ये हाइमिन को अपने रूम में देखती है जो इसके रूम में कुछ तलाश कर रही थी। तभी इसे एक फोटो मिलती है। अब फोटो इसके हाथ में देखते ही ओरिन इसे धक्का देकर दूर करती है। हाइमिन फौरन इसे पुश करके दूर फेंकती है और खुद इस फोटो को जलाने लग जाती है। और इन जब देखती है कि फोटो जलने लगी है तो ये इसका पाँव पकड़ लेती है और इस पर ये दोनों इकट्ठे पास में आते हैं। और इन पास में आते ही जीसू को ढूंढने लग जाती है और हाइमिन इस वक्त कस्टडी में बैठी हुई थी। इंस्पेक्टर जैसे जैसे इसकी इंस्पेक्शन करना शुरू करता है तो ये काफी बदतमीजी से इसे जवाब देती है। कुछ देर के बाद ये इन्हें कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है तो वो इसे वॉशरूम जाने के लिए अलाउ कर देते हैं। दूसरी तरफ ओरिन जीसू को कॉल करती है और इसे बताती है कि हाइमिन फिर से पास में आ गई। जीसू को कुछ समझ नहीं आती तो ये बताती है कि 10 साल के बाद हाइमिन को जेल से छूटना था और उसने जेल से छूटते ही फिर से फोटो को बंद किया और मैं उसके साथ पास में आ गई। यहाँ पुलिस इंस्पेक्टर को शक होता है। ये वॉशरूम में आकर जब देखता है तो हाइमिन यहाँ से भाग चुकी थी। यहाँ स्कूल में एविडेंस के तौर पर मर्डर वेपन को फाइंड करना था तो ये दोनों फिर से स्टूडियो में आते हैं और यहाँ आकर उसे ढूंढने की काफी कोशिश करते हैं। यहाँ पर इन्हें कुछ टूल बॉक्स फ्री मिलते हैं तो इन्हें पता चलता है कि वो एक स्कल्परिंग नाइफ है। ये आकर टीचर से पूछते हैं तो टीचर इन्हें बताती है कि वो सभी स्टूडेंट के पास ही रहता है। इस क्लास के 13 स्टूडेंट हैं जो उस नाइफ के साथ अपना काम करते हैं। इसके बाद ओरिन विंडो से देखती है कि कुछ स्टूडेंट उस स्कल्पचरिंग नाइफ को लेकर बाहर बैठे अपना काम कर रहे हैं। ये इनके पास जाने के लिए भागती है। तभी इसे हाइमिन भी देख लेती है जो कि स्कूल में पहुंच चुकी थी। दूसरी तरफ जीसू स्कूल की छत पर आता है। तभी हाइमिन इसे पीछे हमला कर देती है और इसे इंजेक्शन लगाकर अनकॉन्शियस कर देती है। कुछ देर के बाद ओरिन जब ढूंढते हुए इसे टेरेस पर आती है। हाइमिन ने पहले ही जीसू को अनकॉन्शियस किया हुआ है और इसकी गर्दन पर नाइफ रखकर खड़ी थी। हाइमिन इसे कहती है कि मुझे वो मर्डर वेपन दे दो। अब जीसू की जान बचाने के लिए उस मर्डर वेपन को जमीन पर रख देती है और इसे कहती है कि प्लीज अब तो जीसू को छोड़ दो। इस पर ओरिन रोने लग जाती है और इसे कहती है कि जीसू ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तो हाइमिन इसे कहती है कि तुम्हें इसका कर्ज तो चुकाना ही पड़ेगा अगर तुम किसी के घर में किसी की जगह लेते हो। और इनसे रोते हुए भीख मांगती है क्योंकि ये फिर से जीसू को खोना नहीं चाहती थी। तो हाइमिन इसे देखकर हंसने लग जाती है और कहती है कि इस लावारिस बच्चे की वजह से तुम रो रही हो। इस पर ओरिन कहती है कि तुम्हें क्या लगता है क्या जीसू को तुम्हारी जगह लेने की जरूरत है? वो खुद तुमसे ज्यादा बेहतर है, उसकी अपनी भी वैल्यू है। इतने में जीसू को होश आ जाता है और ये हाइमिन को धक्का मारकर दूर करता है। हाइमिन फिर से इस पर वार करने लगती है तो ओरिन भागते हुए हाइमिन को पकड़ती है और ये दोनों स्कूल की छत से नीचे गिर जाते हैं। जीसू ये देखकर शॉक हो जाता है और ओरिन को लेकर रोने लग जाता है। अब इन सबको बताया जाता है कि हाइमिन की डेथ हो चुकी है। सुजिन भी ये बात सुनकर रोने लग जाती है। यहाँ किम योंग और चायुन भी इस बात को लेकर काफी सैड थे।
फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। हाइमिन अभी डेड नहीं हुई थी, सिर्फ इसका ब्रेन डेड हुआ था। जीसू भी हॉस्पिटल में ही था। ये सुनकर इसे भी काफी बड़ा झटका लगा था। ये सोच रहा होता है कि गलती कहाँ पर हुई। फिर ये घर पर आकर अपनी कुछ फोटोज को ढूंढता है और कोशिश करता है कि इन्हें जलाकर ये फिर से पास्ट में जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। ये स्टूडियो में वापस आता है। इसे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। ये जैसे ही सुसाइड करने लगता है तो इसे याद आता है कि इन्होंने जितनी भी फोटोज को बर्न किया था उन पर डेट और टाइम लाजमी आता था। ये जल्दी से रील में उन फोटोज को चेक करता है तो इसे कुछ फोटोज मिलती हैं। ये जल्दी से उन फोटोज को बनाता है और फिर एक फोटो को बर्न करता है। बर्न होते ही ये फिर से पास में आ जाते हैं। इस पर जीसू को सब कुछ पता था। ये हाइमिन को ढूंढते हुए सीधा एक क्लासरूम में आता है। ये आते ही हाइमिन को समझाने की कोशिश करता है, प्लीज ऐसी हरकत करने से पहले अपने मॉम एंड डैड के अबाउट सोचो। हाइमिन को इसकी किसी भी बात का असर नहीं हो रहा। ये अपनी पॉकेट से इंजेक्शन निकालती है तो जीसू इसे मर्डर वेपन देता है। ये देखकर हाइमिन पागलों की तरह हंसने लग जाती है तो जीसू इसे बताता है कि ऐसा कुछ पहली बार नहीं हो रहा। मैंने फिर से एक फोटो को बर्न किया जैसे तुमने किया था, और जब भी तुम लोग आकर पास्ट को चेंज करते हो इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। ये सुनकर हाइमिन की सटक जाती है और ये कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें और तुम्हारे सभी दोस्तों को मार डालूंगी। ये जैसे इस पर हमला करने लगती है तो जीसू इसे धकेल कर दूर फेंकता है। ये इसे अभी भी समझाने की कोशिश कर रहा था। हाइमिन इसे आर्ट स्टैंड मारती है। इस पर जीसू इसे मारने के लिए नाइफ पकड़ता है, लेकिन ये आधे में ही अपना हाथ रोक लेता है। ये हाइमिन को नहीं मारता, लेकिन हाइमिन अपना माइंड नहीं बदलने वाली थी। ये अपने पॉकेट से नाइफ निकालती है और इसे जीसू को मार देती है। नेक्स्ट सीन में ये हॉस्पिटल में होता है और ओरिन भी इसके पास थी। कुछ ही देर में पुलिस इंस्पेक्टर यहाँ पर आते हैं और ये कहते हैं कि सस्पेक्ट का कहना है कि वो अपना बयान तभी देगा जब तुम वहाँ पर जाओगी। इस पर इनके साथ इन्वेस्टिगेशन रूम में आ जाती है। हाइमिन भी वहीं पर बैठी हुई थी। ये इसे देखते ही कहती है कि मैं बस इंतजार कर रही हूँ कि कब मुझे जीसू के मरने की खबर मिलेगी। और इसे देखकर कहती है तुम तो एक साइको किलर बन चुकी हो। फिर ये बताती है कि जीसू ने बहुत कोशिश की। वो मुझे कहता रहा कि अगर तुम अपना बिहेव सही कर लोगी तो ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा, लेकिन मुझे हर हाल में उसे मरते हुए देखना था। लेकिन एक मजे की बात यह है उसे कभी अपनी जिंदगी की परवाह थी ही नहीं। उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हारा जीना था। इस पर ओरिन से कहती है कि जो कीमत हमने चुकाई वो कीमत तुम्हें भी चुकानी पड़ेगी। इसके बाद इसे लॉकअप में ले जाने के लिए बाहर लेकर आते हैं। ये इंस्पेक्टर को धक्का देकर खुद रोड पर भागती है कि तभी एक गाड़ी आकर इसे टक्कर मार देती है और हाइमिन की वहीं मौत हो जाती है। यहाँ ओरिन हॉस्पिटल वापस आ चुकी थी। ये जैसे ही जीसू के रूम में आती है तो ये देखते हैं कि जीसू बिल्कुल ठीक ठाक और जिंदा है। ये इसे देखकर काफी खुश होती है और जीसू भी इसे देखकर काफी खुश था। इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ ये दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे और इन्हें से एक गिफ्ट देती है। जीसू जब ओपन करके देखता है तो इसमें एक छोटी सी परफ्यूम की डिब्बी थी। जीसू को ये काफी पसंद आता है। फिर सीन कुछ दिनों के बाद शिफ्ट होता है जहाँ जीसू अपनी मॉम के साथ बैठा हुआ था। ये दोनों एक दूसरे को आमने सामने देखकर काफी खुश थे। सीन फिर से कट होता है। जीसू और ओरिन दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े पार्क में जा रहे थे। ओरिन इसे बताती है कि मैं अब कोई भी फोटो बर्न नहीं करना चाहती, क्योंकि उन फोटोज को बर्न करने के बाद मुझे बहुत सी मेमोरीज आई जिसकी वजह से मैंने बहुत सफर किया, लेकिन फाइनली तुम मेरे सामने जिंदा हो। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को अपना लव प्रपोज करते हैं और फिर इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग एक आखिरी किस पर होती है। आई होप यू ऑल लाइक माई एक्सप्लेनेशन, सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। प्लीज मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आप लोगों को किस तरह के ड्रामास पसंद हैं। आई विल मेक श्योर टू एक्सप्लेन फॉर यू।